जादुई बोलने वाले कुएं के गुप्त खजाने का जादू। बहुत समय पहले की बात है। धीरपुर नामक गांव में अमन अपनी बहन पूजा के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। दोनों के माता पिता का निधन बहुत पहले ही हो चुका था। तब से अमन ही अपनी बहन पूजा का ध्यान रखा करता था। साथ ही वो एक दुकान पर काम भी किया करता था ताकि कुछ पैसे कमा सके, जिससे दोनों भाई बहनों का गुजारा चलता रहे। दोनों भाई बहन बहुत प्रेम से रहा करते थे और एक दूसरे का पूरा ध्यान रखा करते थे। गांव के सभी लोग उन दोनों भाई बहनों का आपसी प्रेम देखकर उनकी मिसालें दिया करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और कुछ साल बाद पूजा 21 साल की हो जाती है। अब अमन को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है, इसलिए वो गांव के ही कुछ बड़े बूढ़े लोगों को अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढने के लिए कह देता है। कुछ ही दिनों में अमन के पास गांव के मुखिया आते हैं और उसे कहते हैं, अमन बेटा, मैंने तुम्हारी बहन पूजा के लिए बहुत ही अच्छा और पढ़ा लिखा लड़का देख लिया है। उसका नाम वीर है और वो शहर में एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। लड़के के माँ बाप भी काफी अच्छे और सुलझे हुए लोग हैं। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए उन्हें दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए। और जब मैंने उन्हें तुम्हारी बहन पूजा के बारे में बताया तो उन्होंने तुमसे मिलने के लिए झट से हाँ कर दी। अगर तुम्हें मेरी बातों से लगे कि लड़का ठीक है तो तुम मुझे बता दो, ताकि मैं उन्हें तुम्हारी बहन को देखने के लिए कल ही बुला लूं। इसमें पूछने की क्या बात है अंकल जी? पूजा सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, आप लोगों की भी बेटी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसके लिए जो भी लड़का पसंद करके लाएंगे वो अच्छा ही होगा। इसलिए मेरी तरफ से हाँ है। आप लड़के वालों को कल बुला लीजिए ताकि लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलकर बात कर सके। और अगर उन्हें एक दूसरे को देखकर लगता है कि उन्हें आपस में शादी करनी चाहिए तो हम कल ही रिश्ता पक्का कर लेंगे और जल्द ही उनकी शादी करा देंगे। ठीक है अमन बेटा, तो मैं उन्हें बता देता हूँ और पूरे परिवार के साथ कल आने के लिए कह देता हूँ। मुखिया जी लड़के के परिवार वालों को सब कुछ बता देते हैं और अगले दिन आने के लिए कह देते हैं। अगले दिन वीर के माता पिता अपने पूरे परिवार के साथ अमन के घर आते हैं और पूजा से मिलते हैं। सभी को पूजा बहुत पसंद आती है, इसलिए वे लोग तुरंत ही दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। साथ ही पूजा और वीर एक दूसरे को अंगूठी भी पहना देते हैं। उसके बाद सभी लोग पंडित जी को बुलाकर उनसे शादी की डेट भी निकलवा लेते हैं, जो कि अगले ही महीने की 10 तारीख होती है। चलिए जी, तो अगले महीने की 10 तारीख शादी के लिए पक्की हुई। अब दोनों परिवार अपने अपने बच्चों की शादी की तैयारियों में जुट जाइए। सगाई होने के बाद वीर के माता पिता अपने घर वापस चले जाते हैं और अपने बेटे वीर की शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। इधर अमन भी अपनी बहन पूजा की शादी पक्की होने से बहुत खुश होता है और शादी की तैयारियों में लग जाता है। लेकिन उसके दिमाग में ये चिंता होती है कि वो कैसे अपनी बहन की शादी करा पाएगा, क्योंकि वो दोनों भाई बहन अनाथ थे और उनके पास कोई जमीन जायदाद भी नहीं थी। साथ ही माता पिता के गुजर जाने के बाद अमन ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी ताकि वो काम करके पैसे कमा सके और अपनी बहन पूजा का पेट पाल सके। लेकिन कम पढ़ा लिखा होने की वजह से उसे बहुत कम पैसों की नौकरी करनी पड़ रही थी, जिससे उन दोनों भाई बहनों का केवल खाने पीने का ही गुजारा चल पाया करता था। और इसलिए उसके पास शादी करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। तो वो मन ही मन सोचता है, मैं ऐसा करता हूँ कि पूजा की शादी के लिए गांव के जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ और फिर धीरे धीरे करके मैं उनके सारे पैसे चुका दूंगा। ये सोचकर वो गांव के जमींदार के पास पैसे उधार मांगने के लिए पहुंच जाता है। गांव के जमींदार ने भी अमन को बचपन से ही देखा होता है, इसलिए वो बिना कुछ ज्यादा पूछताछ किए उसे पैसे उधार दे देता है। अमन वो पैसे लेकर वापस अपने घर आ ही रहा होता है कि अचानक रास्ते में एक चोर उसके पैसे का थैला लेकर भाग जाता है।
अमन काफी दूर तक उस चोर का पीछा करता है, लेकिन वो चोर उसकी पकड़ में नहीं आता और उसकी नजरों से गायब हो जाता है। अमन काफी देर तक चोर को यहाँ वहाँ ढूंढता है, लेकिन वो चोर उसे कहीं दिखाई नहीं देता। आखिरकार थक कर अमन बैठकर रोने लगता है। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अमन बेटा, यहाँ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। जल्दी से मेरे पास आओ और अपनी किस्मत बदल डालो। अमन जहाँ से आवाज आ रही होती है उधर चल पड़ता है और कुछ ही दूर चलकर उसे वहाँ एक कुआं दिखाई दे जाता है जिसमें से आवाज आ रही होती है। अमन तुरंत उस कुएं के पास जाता है। अमन को अपने पास आया हुआ देखकर कुआं अमन से कहती है, अमन बेटा, मैं एक जादुई कुआं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बहन पूजा की शादी के लिए जो पैसे जमींदार से लेकर आ रहे थे, वो पैसे एक चोर तुमसे चुराकर भाग गया है और इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरे अंदर एक जादुई गुप्त खजाना है। उस जादुई गुप्त खजाने में से तुम जितना चाहो उतना अपने साथ लेकर अपने घर जा सकते हो और इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अंदर आना है और जोर से आवाज लगानी है, हे जादुई कुएं, मीठी वाणी बोल और अपने मन का ताला खोल। जैसे ही तुम अंदर आकर ये लाइन बोलोगे, तुरंत ही एक जादुई दरवाजा खुलेगा। उसके अंदर जाना और वहाँ मौजूद गुप्त खजाने में से जितना चाहो उतना अपने लिए ले लेना। कुएं की बात सुनकर अमन कुएं से कहता है, लेकिन तुम तो एक कुआं हो, मैं तुम्हारे अंदर कैसे आ सकता हूँ? क्योंकि तुम्हारे अंदर तो बहुत सारा पानी है। उस पानी में तो मैं डूब ही जाऊंगा और मुझे तो तैरना भी नहीं आता। हाँ, मेरे अंदर बहुत सारा पानी है, लेकिन जैसे ही तुम अंदर आने लगोगे तुम्हें जादुई सीढ़ियाँ दिखने लगेगी और जैसे जैसे तुम नीचे आओगे मेरा पानी खुद ब खुद कम होता जाएगा। कुएं के इतना कहते ही अमन कुएं के अंदर जाने लगता है और जैसा कि कुएं ने कहा था उसे जादुई सीढ़ियाँ दिखाई देने लगती है और कुएं का पानी भी धीरे धीरे खुद ही कम होने लगता है। थोड़ी ही देर में अमन को एक दरवाजा दिखाई देता है जो कि उस जादुई बोलने वाले कुएं के गुप्त खजाने का दरवाजा होता है। दरवाजे को देखते ही अमन वो लाइन बोलता है जो उसे कुएं ने कही थी, हे जादुई कुएं, मीठी वाणी बोल और अपने मन का ताला खोल। अमन के इतना कहते ही उस जादुई दरवाजे का ताला अपने आप खुल जाता है। ताले के खुलते ही अमन दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही वहाँ का नजारा देखकर अमन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चारों तरफ सोने और चांदी के गहनों के बहुत सारे बक्से रखे हुए थे जिनमें से गहने बाहर निकल रहे थे। अमन बहुत सारे गहने अपने कपड़ों की जेबों में भर लेता है और दरवाजे को वापस बंद करके कुएं से बाहर निकल आता है। बाहर आकर वो कुएं का धन्यवाद कहता है और खुशी खुशी वापस अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो सारी बात अपनी बहन पूजा को बताता है। पूजा भी ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद अमन उन गहनों को सुनार के पास जाकर बेच आता है और उनसे मिले हुए ढेर सारे पैसों से खुशी खुशी अपनी बहन पूजा की शादी कर देता है और जमींदार के दिए हुए उधार पैसे भी वापस कर देता है। अब अमन को जब भी पैसों की जरूरत होती वो उस जादुई बोलने वाले कुएं के गुप्त खजाने से जाकर ले आता। इस तरह अमन बहुत अमीर हो जाता है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। एक बार की बात है जब मुंबई शहर में एक कुंजनगर नाम के एक गांव में गुंजन नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहती थी। गुंजन के पिता एक बहुत बड़े शहर में वकील थे और वो अक्सर विदेशों में घूमते रहते थे। गुंजन की माँ शहर के एक बड़े स्कूल में टीचर थी, इसलिए वो अधिकतर शहर में रहती थी। गुंजन के माता पिता अपने काम में अक्सर बिजी रहते थे और वो गुंजन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने गुंजन की देखभाल करने के लिए घर में नौकर रख रखे थे।
गुंजन को अपने माता पिता के पैसों पर बहुत घमंड था। वो अपने माता पिता के पैसों को बहुत ज़्यादा खर्च करती थी। माँ बाप के दूर रहने के कारण गुंजन को एक अच्छी परवरिश ना मिल सकी। संस्कार ना मिलने की वजह से गुंजन की आदतें और बोलचाल का तरीका बहुत ही ज़्यादा खराब था। गुंजन अक्सर अपने घर में अकेले रहती थी। गुंजन अपने स्वभाव के कारण किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती थी। गुंजन के घर के पास में ही एक रोशनी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। रोशनी एक गरीब परिवार से थी, परंतु वो बहुत ही दयालु और ईमानदार स्वभाव की थी। रोशनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। गुंजन और रोशनी एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे और दोनों एक दूसरे को जानते भी थे। एक दिन गुंजन अपने डॉगी को वॉक कराने के लिए बगीचे में लेकर जाती है। तभी वो देखती है कि रोशनी अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही है। गुंजन रोशनी के पास जाती है और कहती है, रोशनी, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा लग रहा है कितने दिनों से तुम नहाई नहीं हो। अपने बाल तो देखो, छी, कितने गंदे हो गए हैं। मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ और घर की सफाई कर रही थी, इसलिए धूल मिट्टी मेरे ऊपर जम गई है। अपनी माँ के कामों में मदद करने के बाद मैं नहाने जाऊंगी। क्या कहा? सफाई कर रही हो? तुम्हारे घर में नौकर नहीं है क्या? हमारा घर छोटा सा है, इसलिए मेरी माँ घर के काम खुद कर लेती है। आज उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं सफाई कर रही हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम नौकर कैसे रख सकते हो। तुम इतने गरीब जो हो। वैसे भी तुम 2 वक्त की रोटी खा लो, तुम्हारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, अपने डॉगी को खाना भी खिलाना है। इतना कहकर गुंजन हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और वो रोशनी का मजाक बनाती रहती थी। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। गुंजन अपने पैसे और माता पिता के नाम के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड करती थी, परंतु रोशनी को गुंजन की किसी भी बात का बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो जानती थी कि गुंजन का स्वभाव बचपन से ही ऐसे ही है। रोशनी गुंजन को अपना दोस्त मानती थी। इसी तरह से दिन निकल रहे थे। एक दिन रोशनी बाजार से सब्जी ले रही होती है। तभी वहाँ पर लाल ड्रेस पहनकर गुंजन आती है और कहती है, हाय रोशनी, तुम्हें क्या कर रही हो? देखो मेरी न्यू ड्रेस, कैसे लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना एकदम प्रिंसेस। वाह, ये तो बहुत अच्छी फ्रॉक है। हाँ, ये मैंने अभी हाल फिलहाल में नई ली है और ये बहुत ही महंगी है। मेरे पिताजी ने अमेरिका से मेरे लिए सबसे महंगी ड्रेस खरीदी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम वाकई में एक प्रिंसेस लग रही हो। वैसे तुम्हारे पास कौन सी नई ड्रेस है? तुम मुझे नहीं दिखाओगी? ये क्या बोल रही हो गुंजन? तुम तो जानती हो ना कि हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास केवल 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ही पैसे आते हैं और हम उसी में अपना गुजारा करते हैं। वैसे भी मुझे नई ड्रेस की जरूरत नहीं है। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। वैसे भी तुम्हारे पास इतनी महंगी ड्रेस कभी नहीं आएगी। भला तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी थोड़ी ना है। गुंजन को अपनी ड्रेस का प्रदर्शन करता देख और रोशनी का मजाक बनाता देख रोशनी का चेहरा बिल्कुल उदास हो जाता है। अच्छा तो रोशनी, मैं चलती हूँ, मुझे म्यूजिक क्लासेस के लिए लेट हो रहा है। इतना कहकर गुंजन वहाँ से चली जाती है और रोशनी सब्जियाँ लेकर अपना उदास चेहरा लेकर घर पहुँच जाती है। रोशनी की माँ शीतल रोशनी को देखकर समझ जाती है कि वो बहुत उदास है, इसलिए शीतल रोशनी का मन अच्छा करने के लिए उसके मनपसंद की सब्जी बनाती है। खाना बनाने के बाद शीतल खाना लेकर उसी के कमरे में पहुंच जाती है। मेरा प्यारा बेटा, देखो आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। एक बार खाओगी तो उंगलियां चाटते रह जाओगी। रोशनी का चेहरा अभी भी उदास था और वो खाने को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर शीतल रोशनी से कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी? तुम्हारे मन में कोई बात है क्या? आज तुम बहुत उदास नजर आ रही हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आज आपने मेरे लिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। गुंजन को भी आपके हाथों का खाना बहुत पसंद है। क्या आप थोड़ा सा पैक करके गुंजन को दे आओगी? हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी। पहले तू तो पेट भरकर खाना खा ले, दिन पर दिन पतली होती जा रही है। रोशनी को खाना खिलाने के बाद रोशनी की मम्मी गुंजन के घर जाती है। उस टाइम पर गुंजन अपने घर पर अकेली होती है। गुंजन बिटिया कहाँ हो? घर पर मम्मी पापा नहीं है क्या?
नहीं आंटी, आज उन दोनों को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं घर पर अकेली हूँ। कोई बात नहीं बेटी, ये देखो आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। रोशनी मुझे बता रही थी कि तुम्हें मेरे हाथों का बना हुआ खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए पैक करके ले आई हूँ। नहीं आंटी, आज मुझे कुछ नहीं खाना है। आज पापा आते वक्त मेरे लिए 5 स्टार होटल से खाना लेकर आएंगे और मैं वही खाना खाऊंगी, इसलिए आप ये खाना वापस ले जाइए। गुंजन मन ही मन अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर दिखाना चाहती थी, इसलिए वो रोशनी की मम्मी से खाना नहीं लेती और उन्हें वापस ले जाने को कहती है। इसी तरह दिन निकल रहे होते हैं और एक दिन कमला नाम की एक नौकरानी गुंजन के घर में सफाई कर रही होती है। तभी गुंजन कमला से कहती है, कमला आंटी, आप सफाई देखकर कीजिए, मैं देख रही हूँ आपका सफाई में मन नहीं लग रहा है। आप जानती है ना घर में एक एक सामान कितना महंगा है और अगर कुछ भी टूट गया तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। वैसे आंटी, आपके घर में भी इतना महंगा महंगा सामान है क्या? ये क्या बोल रही हो बेटा, हम गरीब घर से हैं, हम केवल 2 वक्त की रोटी ही खा पाते हैं। अरे हाँ सॉरी, मैं भूल गई थी, आप तो गरीब है ना। देखो तो आपके कपड़े कितने पुराने हैं और ये फर्जी हो गए हैं, आपके अंदर से तो बदबू भी आ रही है। आपके पास तो केवल 2 जोड़ी कपड़े ही होंगे, है ना? कमला ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है, परंतु वो अपने काम से हाथ नहीं धोना चाहती थी, इसलिए वो अपने कामों में वापस से लग जाती है। शाम को जब गुंजन के माता पिता घर वापस आते हैं तो वो दुखी होते हैं। वेलकम होम डैड। क्या बात है पिताजी, आप जरा दुखी नजर आ रहे हैं, कोई बात हो गई है क्या? हाँ बेटी, आज तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। एक केस में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और अब मुझे वकालत से भी बाहर निकाल दिया गया है। क्या कहा पिताजी आपने? पर इसमें इतनी दुखी होने की क्या बात है, अभी माँ भी तो नौकरी करती है। हाँ बेटी, परंतु मेरे केस हार जाने के बाद मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो गई है। जब ये बात स्कूल के प्रिंसिपल को पता लगी तो वो तुम्हारी माँ को भी स्कूल से बाहर निकाल दिया, इसलिए अब हम बहुत ही जल्द रोड पर आने वाले हैं। सरकार हमसे सब कुछ छीन लेगी और अब हमें भी गरीबों की तरह रहना होगा। ये सब नौकर चाकर कुछ भी नहीं होगा अब अपने पास। गुंजन अपने माता पिता के नुकसान के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो जाती है और उसके बाद सुरेश का सब कुछ नीलाम हो जाता है। तभी गुंजन अपनी वो लाल महंगी ड्रेस अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए वो उसे चुरा लेती है और उसे छुपा देती है। अब गुंजन अपनी उस महंगी सी ड्रेस के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। अब गुंजन का सारा घमंड टूट गया था। एक दिन गुंजन अपने कमरे में सो रही थी, तभी वहाँ पर उसके लाल लहंगे से एक आवाज आती है, गुंजन उठ जाओ, तुमने रोशनी को बहुत परेशान किया है, मैं तुम्हें शांति से नहीं रहने दूंगी। तुम्हें उठकर रोशनी की तरह घर की सफाई करनी होगी और अपने माता पिता के कामों में उनकी मदद करनी होगी। क्या? ये कैसे हो सकता है भला? ये लाल फ्रॉक कैसे बोल सकती है? मैं कोई मामूली फ्रॉक नहीं हूँ, मैं एक गुस्सैल फ्रॉक हूँ। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। तुमने जिस तरह से रोशनी को परेशान किया है, अब वो सब तुम भी देखोगी। गुंजन को लगता है कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। गुंजन फ्रॉक की बात नहीं मानती है, इसलिए फ्रॉक गुंजन को सबक सिखाने के लिए बिजली के झटके देती है। उसके बाद गुंजन को फ्रॉक से बहुत डर लगने लग जाता है। अब गुंजन फ्रॉक के अनुसार चलने लगती है। जो भी फ्रॉक करने को कहती गुंजन वो तुरंत करती। अब गुंजन काम करते करते बहुत ज्यादा थक गई थी, वो भी बहुत ज्यादा गंदी और बदबूदार हो गई थी। इस अवस्था में रोशनी गुंजन को देख लेती है। अरे गुंजन, तुम्हारे ये हालात कैसे हो गए? गुंजन रोते हुए अपनी सभी हालात रोशनी को बताती है। गुंजन की बातें सुनकर रोशनी को गुंजन के ऊपर बहुत दया आती है और वो रोशनी को सभी काम जल्दी जल्दी सिखा देती है। अब गुंजन और रोशनी दोनों घर के काम करने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाती है और अब गुंजन भी अपना अमीरों वाला दिखावा करना बंद कर देती है और गरीबी में गुंजन और रोशनी एक साथ रहने लगती है। अब गुंजन रोशनी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी। गुंजन को उसके किए की सजा मिल गई थी और उसके बाद से वो गुस्सैल फ्रॉक वहाँ से गायब हो जाती है और अंत में गुंजन अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।